हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। हम कोशिका के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने गोल्जिकाएं, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इन सभी के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम केंद्रक और गुणसूत्र, इनके विषय में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखेंगे और इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है, उन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और वैसे हमारा टोटल जो क्वेश्चन नंबर है वो है 71। केंद्रक द्रव्य में धागीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कोशिका के अंदर है, ये मान लीजिए कोशिका, उसमें ये केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक में बहुत सारी धागीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है गुणसूत्र, सेकंड है क्रोमेटिन, थर्ड है जीनस और फोर्थ है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस यानी केंद्र की संरचना दे रखी है, एक बार इसमें अच्छे से समझ लेते हैं। तो बाहर की ओर ये वाली जो झिल्ली है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि डबल होती है। और इसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पर हम बात करें तो छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें न्यूक्लियोपोर कहते हैं। और इसमें ये वाली जो संरचना आप येलो कलर में देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोलस है यानी कि केंद्रिका है। और इसके अंदर आप रेड कलर में ये बहुत सारे दागीनुमा जो संरचना देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया होगा कि जो केंद्रक द्रव्य में धागीनुमा संरचनाएं पाई जाती है उन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब क्रोमेटिन संघनित होकर के, जब कोशिका विभाजन होता है उस समय क्रोमेटिन संघनित होकर के, संगठित होकर के एक स्पेशल प्रकार की संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र है वो डीएनए से बने होते हैं, डीएनए की जो छोटी क्रियात्मक इकाई होती है उसे जीनस कहा जाता है। और जब गुणसूत्र की संरचना हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो क्रोमेटिड होते हैं वो जुड़े रहते हैं, जिस स्थान पर ये जुड़े रहते हैं, जिसकी सहायता से जुड़े रहते हैं, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, सेकंड है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, थर्ड है डी नाइट्रिफिकेशन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान में रखना है। डी नाइट्रिफिकेंस की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रेट जो होती है उसे वापस से किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन में बदलने का कार्य करते हैं। तो इन्हें डी नाइट्रिफिकेशन जो क्रिया होती है उस क्रिया को डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं और इस क्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें डी नाइट्रीफाइंग जीवाणु कहते हैं। तो ये क्रिया है जिसके द्वारा जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलते हैं। तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको ये दोनों ध्यान में रखना है कि डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की हो जाएगी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर डीएनए और आरएनए की संरचना दिखाई गई है। ये तो डीएनए हो जाएगा जो कि डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड या दोहरी वर्ताकार संरचना होती है इसकी, और इसकी हम बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए। ये डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और इसमें राइबोज शर्करा होती है जबकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। इसमें जब हम डीएनए और आरएनए के विषय में हम डिटेल से बात करेंगे तो उनसे उस समय इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप इनका फुल नेम याद रख लीजिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है ये आनुवंशिक जो है आनुवंशिक वाहक पदार्थ होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लक्षण ट्रांसफर होते हैं वो इसी के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डीएनए और स्टोन प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं? जब हम
केंद्र की संरचना देखते हैं तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं इसमें डीएनए होता है और साथ में स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती हैं, तब इसे हम क्या कह सकते हैं, गुणसूत्र कह सकते हैं। इसके अलावा जो स्टोन प्रोटीन्स हैं ये लगभग 5 प्रकार की स्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर उपस्थित होती हैं। तो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियोसोम, सेकंड है क्रोमेटिन, थर्ड है गुणसूत्र, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गोल गोल आपको संरचना नजर आ रही है ये क्या है, स्टोन प्रोटीन्स हैं, ये ऑक्टामर का निर्माण कर लेती हैं, यानी 8 जो स्टोन प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर व्यवस्थित होती हैं। वैसे सामान्यतः 5 प्रकार की होती हैं। तो ऑक्टामर ऑफ स्टोन, और इसके चारों ओर जो डीएनए होता है वो कुंडलित बना, जैसे इस प्रकार से हैं ये होगी स्टोन प्रोटीन, ये इस प्रकार से इसके चारों ओर कुंडलित बना लेता है डीएनए जो होता है। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जब डीएनए और स्टोन प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन किसमें बदल जाते हैं? जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उस समय क्रोमेटिन जो पदार्थ होते हैं ये किसमें बदल जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जीन, सेकंड है क्रोमेटिन, थर्ड है डीएनए, फोर्थ है गुणसूत्र। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये डीएनए की स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे देखो गुच्छे पड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। बहुत सारे दागेनुमा संरचनाओं के गुच्छे होते हैं यहाँ पर। ये क्या करते हैं, जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय क्या करते हैं, ये व्यवस्थित होकर के, संगठित होकर के इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स यानी कि ये गुणसूत्र होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ जो होते हैं ये कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में बदल जाते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं, इसे अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। दोनों मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो क्रोमेटिड होते हैं ये आपस में सेंट्रोमियर की सहायता से जुड़े रहते हैं और जुड़ करके गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणसूत्र। क्रोमेटिन तो इसमें उपस्थित होते हैं सामान्यतः जो कोशिका की संरचना देखते हैं, और गुणसूत्र होते हैं ये बहुत सारे डीएनए संरचनाओं से बने होते हैं। और डीएनए के जो छोटे क्रियात्मक खंड देखें तो उन्हें हम जीन्स कहते हैं, जीनस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। गुणसूत्र की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? क्रोमोसोम्स की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है वाल्डेयर, सेकंड है हाफमिस्टर, थर्ड है स्टार्सबर्गर और फोर्थ है हेमरलिंग। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन दे रखे हैं ये गुणसूत्र से संबंधित हैं। और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे पहले हाफमिस्टर थे, इन्होंने सबसे पहले गुणसूत्र को देखा था। इसके बाद में स्टार्सबर्गर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और वाल्डेयर की हम बात करें तो इन्होंने गुणसूत्र नाम दिया था। तो ये तीनों ही आपको ध्यान में रखना है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उन तीनों में से आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि तीनों ही गुणसूत्र की खोज से संबंधित क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखा किसने था? हाफमिस्टर ने देखा था। स्टार्सबर्गर के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जबकि वाल्डेयर ने इसे नाम दिया था। ज़्यादातर आपको वाल्डेयर ही देखने को मिलेगा। तो गुणसूत्र की खोज है वो वाल्डेयर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर वाल्डेयर न मिले तो ये इन दोनों में आपको ऑप्शन में मिल जाए तो ये भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। हेमरलिंग की बात करें तो इन्होंने एसिटाबुलेरिया नामक जो एक कोशिकीय शैवाल थी उसमें इन्होंने केंद्रक के महत्व को समझाया था, केंद्रक के महत्व को समझाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से किसमें कोशिका निर्माण व संगठन की सूचनाएं निहित होती है? नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ है जिनमें कोशिका निर्माण व संगठन की सूचनाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आरएनए, सेकंड है डीएनए, थर्ड है प्रोटीन और फोर्थ है स्टोन प्रोटीन। ये तो होगा ही नहीं। और प्रोटीन में भी इस प्रकार की कोई भी कोशिका निर्माण या संगठन की सूचनाएं नहीं पाई जाती है। आरएनए जो होता है ये तो आगे हम बात करें तो ये ट्रांसलेशन का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ये बहुत सारे इस प्रकार के कार्य हैं वो करता है। लेकिन डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करता है, इसके अंदर कोशिका निर्माण व कोशिका के अंदर आगे आने वाले जो लक्षण होते हैं वो इसमें संचित रहते हैं, संग्रहित रहते हैं डीएनए में। यानी कि आनुवांशिकी जो पदार्थ होता है वो हम डीएनए को कह सकते हैं। और डीएनए के जब क्रियात्मक छोटे खंड देखते हैं तो उन्हें हम जीनस कहते हैं। ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77।
निम्न में से किसे आनुवांशिकी का वाहक कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसे आनुवांशिकी का वाहक कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है गुणसूत्र, सेकंड है डीएनए, थर्ड है जीन और फोर्थ है स्टोन प्रोटीन। तो स्टोन प्रोटीन तो यहाँ पर होगा नहीं, ये तीनों ही इससे संबंधित हैं, लेकिन ये कुछ अलग अलग प्रकार से आगे आने वाले एक दो क्वेश्चन में आपको ये एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखो जीन्स होते हैं ये मिलकर के डीएनए बनाते हैं और डीएनए स्टोन प्रोटीन से ये मिलकर के गुणसूत्र बनाते हैं। तो आनुवांशिकी के यहाँ पर हम वाहक की बात करें तो हम यहाँ पर गुणसूत्र को कहेंगे, और आनुवांशिकी की पदार्थ पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। आनुवांशिकी इकाई पूछे तो आपकी जीन हो जाएगी या जीनस हो जाएगी, जीन्स हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आनुवांशिकी वाहक सामान्यतः पूछा तो गुणसूत्र हो जाएगा, आनुवांशिकी पदार्थ पूछे तो डीएनए और आनुवांशिकी इकाई पूछे तो यहाँ पर जीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। डीएनए की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो ये अभी हमने देखा है कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई है वो हम जीन को कहते हैं या जीन्स को कहते हैं, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से किसे क्रमशः, ये याद रखना थोड़ा सा, क्रमशः आनुवांशिक पदार्थ एवं आनुवांशिक इकाई कहते हैं? क्रमशः देखना आपको, आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, आनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं? जीन ये तो आनुवांशिक इकाई होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया, सही तो है लेकिन ये उल्टा दे दिया। आनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए होता है जबकि आनुवांशिक इकाई जीन होती है, लेकिन क्रम के अनुसार बताना तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आरएनए होता ही नहीं है, डीएनए व जीन, ये आपका राइट हो जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए होता है, आनुवांशिक इकाई जीन होती है, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सी यहाँ पर राइट होगा, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आनुवांशिक इकाई जीन हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो गुणसूत्र की संरचना है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक बार यहाँ पर हम संरचना को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो सबसे आगे वाला जो भाग होता है गुणसूत्र का उसे सैटेलाइट कहते हैं। उसकी जो गुणसूत्र होता है इसके चारों ओर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं। सबसे अंत वाला भाग गुणसूत्र का वो टीलोमेयर कहलाता है और इसके अंदर एक रोड नुमा संरचना आपको नजर आ रही है, इसे हम क्रोमोनीमा कहते हैं, क्रोमोनीमा। इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से गोलाकार मणि के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी कि मणि जो होती हैं, मोती जो होते हैं गोलाकार, उनकी जैसी संरचनाएं इसके ऊपर देखने को मिलती है, उन्हें क्रोमोमियर कहते हैं, क्रोमोमियर। और दो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक संकुचन होता है, एक यहाँ पर होता है, और इस संकुचन को हम प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं, जहाँ पर आपका गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। सेंट्रोमियर जहाँ पर उपस्थित होता है उसे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और आगे वाला जो द्वितीय संकीर्णन होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका मैट्रिक्स होता है। और इस साइड में ये गुणसूत्र की एक भुजा होगी, ये दूसरी भुजा होगी, यानी कि दो भुजाएं गुणसूत्र ये वो सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ी रहती है, ये इसकी संरचना होती है। देखो इसमें टीलोमेयर आपको नजर आ रहा है। क्रोमेटिड ये वाला जो भाग होता है इसे हम क्रोमेटिड कहते हैं, क्रोमेटिड कहती हैं। ये इधर वाला ये क्रोमेटिड हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। तो क्रोमेटिड भी इसमें होता है। सेंट्रोमियर भी आप यहाँ पर हम देख सकते हैं, सेंट्रोमियर भी होता है, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम तो एक कोशिकांग होता है जिसे हम हिंदी में तारक काय कहते हैं। ये तो एक कोशिकांग होता है जो कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। तो ये जो गुणसूत्र की संरचना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स किस बिंदु पर जुड़े रहते हैं? ये अभी हमने डिस्कस किया, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स यानी क्रोमेटिड्स का मतलब होता है अर्ध गुणसूत्र। क्रोमेटिड्स का मतलब अर्ध गुणसूत्र किस बिंदु पर जुड़े रहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है टीलोमियर, सेकंड है क्रोमेटिड, थर्ड है सेंट्रोमियर और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रोसोम। तो क्रोमेटिड और क्रोमेटिड्स ये एक ही बात है, तो इसको तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। टीलोमियर, सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम की बात कर लेते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है ये एक कोशिकांग होता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो ये आंसर भी इसका नहीं होगा। इन दोनों में हम बात कर लेते हैं।
देखो जो गुणसूत्र होता है उसका अंतिम जो सिरा होता है उसे हम टेलोमियर कहते हैं। तो अंतिम सिरे का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर जो होगा, सेंटर मतलब मध्य में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक भुजा है अर्ध गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर ये दोनों भुजा ये अर्ध गुणसूत्र होगा, इसके बीच में यहाँ पर उपस्थित होता है सेंट्रोमियर, जिससे ये दोनों भुजाएं गुणसूत्र की है वो जुड़ी रहती है, और इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स किस बिंदु पर जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। ये क्रोमेटिड हो गया, एक ये क्रोमेटिड, दोनों किस पर, सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स आपकी और क्लियर हो जाएंगी। एक देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑरेंज कलर्ड रीजन इंडिकेट हेट्रोक्रोमेटिन। देखो गुणसूत्र जो होते हैं, एमिल फिट्ज नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने गुणसूत्रों को स्टेन के आधार पर, अभिरंजन के आधार पर दो भागों में बांटा था। एक तो यूक्रोमेटिन था और एक हेट्रोक्रोमेटिन था। हेट्रोक्रोमेटिन वे होते हैं जो आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, यानी आनुवांशिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें ये भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो येलो येलो नजर आ रहे हैं ये कौन सा होता है, निष्क्रिय भाग होता है गुणसूत्रों का। जबकि आपको डार्क नज़र आ रहा है जो हम नीले कलर में हम बोल सकते हैं, तो इसे हम यूक्रोमेटिन को कहते हैं। और ये जो यूक्रोमेटिन होता है ये सक्रिय होता है, आनुवांशिकी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं में ये भाग लेता है यूक्रोमेटिन। तो यहाँ पर जो एमिल फिट्ज नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो क्रोमोसोम्स है या गुणसूत्र है इसे हम दो भागों में बांटा था, और दो में से पहला था हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है, और यूक्रोमेटिन होता है ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है। ये जो आनुवांशिकी क्रियाएं होती है उसमें भाग लेता है और ये नहीं लेता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि संरचना की दृष्टि से, गुणसूत्र की संरचना की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है मेटासेंट्रिक वी शेप्ड, एक्रोसेंट्रिक जे शेप्ड, थर्ड है सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड, और फोर्थ है टीलोसेंट्रिक आई शेप्ड। तो ये सभी यहाँ पर सुमेलित हैं, यानी कि सभी यहाँ पर राइट हैं। तो यहाँ पर देखो जो सभी हैं ये राइट हैं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो मेटासेंट्रिक की बात करें तो जिसमें वी शेप्ड आकृति बनती है, ये सेंट्रोमियर है, और यहाँ पर ये वाला भाग हो जाएगा और ये वाला भाग, ये दोनों अर्ध क्रोमेटिड होते हैं। ये दोनों अर्ध क्रोमेटिड यहाँ पर सेंट्रोमियर के साथ में जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर के साथ में यहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो आकृति है ये वी शेप्ड आकृति बनती है इस प्रकार से, ये वी ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ये वी शेप्ड आकृति यहाँ पर बनती है। तो ये तो बिल्कुल राइट है, मेटासेंट्रिक। दूसरा आता है एक्रोसेंट्रिक, जो कि जे शेप्ड होता है। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो ये इसी में से हम देख लेते हैं, इन स्ट्रक्चर को एक बार हम बाद में समझेंगे। देखो एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो ये सेंट्रोमियर होता है, इसमें ये वाले जो भाग होता है ये एक तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बड़ा हो जाएगा, और एक ही थोड़ा सा छोटा होता है। एक्रोसेंट्रिक तो ये जे शेप्ड आकृति होगी, इस प्रकार से जे शेप्ड आकृति हो जाएगी। तो एक्रोसेंट्रिक के अंतर जो गुणसूत्र होते हैं वो जे शेप्ड होते हैं, जे आकार के होते हैं। सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, एक्रोसेंट्रिक में छोटा होता है, जबकि सब मेटासेंट्रिक होता है इसमें थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। ये दोनों देखो जब हमने आकृति बनाई थी मेटासेंट्रिक तो ये दोनों ही आपको बराबर मिले थे, वी आकृति बनी थी। जब हमने एक्रोसेंट्रिक बनाया तो ये वाला थोड़ा छोटा हो गया। सब मेटासेंट्रिक की बात करी तो ये थोड़ा इससे तो बड़ा होता है लेकिन इससे छोटा होता है। यहाँ पर जो आकृति है एल शेप्ड बनती है, एल आकार की आकृति बनती है गुणसूत्र की। टीलोसेंट्रिक की बात करें तो ये जो अंतिम सिरा होता है इसी पर उपस्थित होता है, अंतिम सिरे पे उपस्थित होता है जो सेंट्रोमियर होता है वो। इस प्रकार की, जिस प्रकार से हम आई लिखते हैं ना उसी प्रकार की संरचना यहाँ पर बनती है, तो आई शेप्ड हो जाएगा। जब एनाफेज के अंदर गुणसूत्र जब विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उस समय एनाफेज के अंदर जब हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसमें निम्न चार प्रकार की संरचनाएं हमें दिखाई देती है। एक तो ये हो जाएगी मेटासेंट्रिक, जिसमें वी आकार की आकृति आप देख सकते हैं। दूसरी एक्रोसेंट्रिक हो जाएगी, ये वाली आप देख सकते हैं, जिसमें जो ये वाली भुजाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं, एक्रोसेंट्रिक जिसे हम कह सकते हैं। जे शेप्ड आकृति यहाँ पर आपको नजर आ रही है। एक हो जाएगी सब मेटासेंट्रिक, जिसमें इससे तो थोड़ा बड़ा, इससे तो छोटा होता है लेकिन इससे थोड़ा
बड़ा होता है। तो यहाँ पर एल शेप्ड आकृति आपकी बन जाएगी। और टीलोसेंट्रिक की बात करें तो जो सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र या अर्ध गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर उपस्थित होता है। देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ये दोनों भुजाएं अगर समान है और वी आकृति बन रही है तो ये मेटासेंट्रिक हो जाएगी। जब हम बात करें यहाँ पर, ये एक तो बड़ी पूरी हो जाएगी कंप्लीट, और ये वाली क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी। जिस प्रकार से हम जे लिखते हैं तो जे में छोटी सी नज़र आती है ना, उसी प्रकार तो ये जे शेप्ड हो जाएगी, ये एक्रोसेंट्रिक हो जाएगी। और जब हम यहाँ पर इस प्रकार से करें, देखो ये हो गया सेंट्रोमियर, ये वाली पूरी हो गई जो गुणसूत्र की भुजा है, लेकिन ये थोड़ी सी जे से थोड़ी बड़ी होती है, तो ये एल शेप्ड आकृति होगी, एल आकार की। लेकिन जब ये सेंट्रोमियर है वो अंतस्थ सिरे पर उपस्थित होता है इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं ऊपर। इस प्रकार से आई शेप्ड आकृति बनती है, आई आकार की आकृति बनती है, तो इसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। और ये आकृति हमें कहाँ देखने को मिलती है, एनाफेज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेलवे, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है? तो इसका आंसर हम बात करें तो एनाफेज अवस्था हो जाएगी। संख्या की बात करें तो मेटाफेज, जबकि संरचना की बात करें तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन से गुणसूत्र आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं? ये अभी हमने पीछे बात की थी इसकी कि कौन से गुणसूत्र वो आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हेट्रोक्रोमेटिन, सेकंड है यूक्रोमेटिन, थर्ड है क्रोमेटिन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आनुवांशिक रूप से सक्रिय की बात करें तो यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। यहाँ पर जो नीले कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये यूक्रोमेटिन होते हैं, और जो येलो ऑरेंज नजर आ रहे हैं ये हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं जो कि निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से पादपों में गुणसूत्रों की संख्या की दृष्टि से असत्य कथन है, यानी कि पादपों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उनसे संबंधित इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है मटर, जिसमें 14 गुणसूत्र होते हैं, 2n की बात कर रहे हैं हम। गेहूं में 42 गुणसूत्र होते हैं, 42 ये 6n होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम ये एक पादप है और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 1260, ये भी द्विगुणित होता है। प्याज की बात करें तो इसमें टोटल 16 गुणसूत्र है, वो द्विगुणित देखने को मिलते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या भी कई बार पूछ ली जाती है, तो मटर में 14 होती है, गेहूं में 42 42, लेकिन ये ध्यान में रखना ये 6 गुणित होती है, 60 गुणित होती है। ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम ये 1260 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं और ये सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं पादपों में। सर्वाधिक गुणसूत्र संख्या है वो पादपों में इसी में पाई जाती है, ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम पूछे तो पादपों में कवक जो होते हैं उनमें सबसे कम गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। तो ये सभी क्या है यहाँ पर सुमेलित हैं, असत्य कौन सा भी नहीं है, कौन सा भी असत्य नहीं है, सभी क्या है यहाँ पर सत्य हैं, सभी क्या है सत्य कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। देखो 85 डबल आ गए यहाँ पर, हमारे लगभग एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। निम्न में से जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या की दृष्टि से असत्य कथन है। पीछे हमने पूछा था पादपों में और यहाँ पर पूछ रहा है कि जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या की दृष्टि से असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है ड्रोसोफिला मेलानुगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानुगास्टर ये जो घरेलू मक्खी है उसका साइंटिफिक नेम है, घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम है ये। तो इसमें 8 गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित होता है ये भी। मेंढक में 24 गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित होता है। मनुष्य में 46 होते हैं, एक द्विगुणित होता है। ये कई बार पूछ लिया गया मनुष्य में, तो बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार मिसिंग हो जाता है तो भूल जाते हैं कई बार। ओलोकेंथा की बात करें तो इसमें टोटल 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये जंतुओं की बात करें तो सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक रेडियोलेरियन ये एनिमल्स है ये। तो यहाँ पर ड्रोसोफिला मेलानुगास्टर जो मक्खी की बात करें तो इसमें 8 गुणसूत्र होते हैं, मेंढक में 24 होते हैं, मनुष्य में 46, ओलोकेंथा में 1600 जो कि सर्वाधिक होते हैं जंतुओं में। तो सभी सुमेलित हैं, यहाँ पर कौन सा भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से किसमें सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबे गुणसूत्र निम्न में से किसमें देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम,
सेकंड है कवक, थर्ड है पक्षियों में और फोर्थ है मनुष्य में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम, जो कि एक पादप है। इसमें सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब पादप और जंतुओं की बात करें तो जंतुओं की तुलना में पादपों में लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। पादपों में सबसे छोटे गुणसूत्र की बात करें तो वो कवकों में पाए जाते हैं। जंतुओं के अंदर हम बात करें तो पक्षियों में सबसे लंबे गुणसूत्र होते हैं। अगर जंतुओं से संबंधित पूछ रहे तो पक्षियों में सबसे लंबे गुणसूत्र होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। गुणसूत्र की संरचना को समझाने के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल किसके द्वारा दिया गया? यानी गुणसूत्र की जो संरचना है उसे समझाने के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? इसे हम सोलेनोइड या सोलेनोइड मॉडल भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वाटसन एंड क्रिक, सेकंड है वाल्डेयर, थर्ड है कोरेनबर्ग एंड थॉमस और फोर्थ है फ्लेमिंग। तो यहाँ पर देखो ये जो संरचना नजर आ रही है ये एक न्यूक्लियोसोम की संरचना है, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस की है। न्यूक्लियोसोम, इसमें देखो जो स्टोन प्रोटीन्स होती हैं ये ओक्टामर का निर्माण कर लेती है। बहुत सारी स्टोन प्रोटीन व्यवस्थित होकर के ओक्टामर बना लेती है। और इसके चारों ओर देखो एक ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, इसके चारों ओर ये कुंडलन बना लेता है जो डीएनए होता है ये। और इसके बाद में एक ओक्टामर और यहाँ पर उपस्थित है, इसके चारों ओर भी कुंडलन बना लेता है। इस प्रकार से बहुत सारी ये, जैसे यहाँ पर हम ये जो सोलेनोइड बनाते हैं इसके चारों ओर इस प्रकार से कुंडलित बना लेते हैं, वैसी संरचना यहाँ पर उपस्थित होती है। जो स्टोन ओक्टामर होते हैं इसके चारों ओर कुंडलन बना लेता है जो डीएनए होता है वो। और दो जो स्टोन ओक्टामर्स होते हैं उसके चारों जो कुंडलन बनता है उनको जोड़ने के लिए जो डीएनए है उस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना यहाँ पर। और जो लिंकर डीएनए होती है उसके ऊपर नॉन स्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। ये भी अच्छे से याद रखना है कि स्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलता है तब न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। और कुछ स्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दो जो स्टोन ओक्टामर्स हैं इनको जोड़ने के लिए जो डीएनए होता है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं। ये जो मॉडल दिया था ये कोरेनबर्ग एंड थॉमस के द्वारा दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक ने तो डीएनए का मॉडल दिया था। डीएनए का मॉडल है वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, जबकि वाल्डेयर ने गुणसूत्रों की खोज की थी या गुणसूत्रों का नाम इसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। यह किसने बताया कि मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ कोशिकाओं में गुणसूत्रों के टीलोमियर्स छोटे होने लगते हैं जिससे कोशिका वर्ध हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये हम जानते हैं कि जो टीलोमियर्स होते हैं ये गुणसूत्रों के जो अंतिम सिरे होते हैं उन्हें हम टीलोमियर्स कहते हैं। और ये छोटे होने लगते हैं, इस कारण से कोशिकाएं वर्ध होने लग जाती है, बूढ़ी होने लग जाती है। ये किसने बताया था? ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, सेकंड है वाल्डेयर, थर्ड है कोरेनबर्ग एंड थॉमस। इन तीनों की हमने बात कर ली है। फोर्थ ऑप्शन आता है डॉक्टर रिचर्ड कोथन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रिचर्ड कोथन थे, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है और उसी के अनुसार जो उनकी कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं उनके टेलोमियर्स जो होते हैं वो छोटे होने लगते हैं, छोटे होते जाते हैं और इस कारण से जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होने लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। लैंप ब्रुश गुणसूत्र की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? लैंप ब्रुश गुणसूत्र। ऑप्शन फर्स्ट है वाटसन एंड क्रिक, सेकंड है फ्लेमिंग एंड रूकर्ट, फोर्थ है कोरेनबर्ग एंड थॉमस और थर्ड है कोरेनबर्ग एंड थॉमस और फोर्थ है रिचर्ड कोथन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ये जो खोज है फ्लेमिंग एंड रूकर्ट के द्वारा की गई। रूकर्ट का नाम विशेषकर ज़्यादा लिया जाता है इसमें। तो फ्लेमिंग एंड रूकर्ट के द्वारा लैंप ब्रुश गुणसूत्र की खोज की गई थी। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये जो हमारा जो ब्रुश होता है उसी के समान दिखाई देते हैं, इस कारण इन्हें लैंप ब्रुश नाम दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित कुंडलन जो मॉडल है, द्विकुंडलित जो मॉडल है वो दिया था। कोरेनबर्ग एंड थॉमस की हमने अभी पीछे बात की है। इन्होंने जो सोलेनोइड या जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो दिया था। डॉक्टर रिचर्ड कोथन ने बताया कि जो जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है उनकी कोशिकाओं में जो टीलोमियर्स होते हैं गुणसूत्रों के वो छोटे होने लगते हैं और कोशिकाएं वर्ध होती जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। गुणसूत्रों को किसके द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, गुणसूत्रों को किसके द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है एसिटोकार्मिन, सेकंड है पैराजेलिन,
थर्ड है जेंस ग्रीन और फोर्थ है क्षारीय फुस्चिन। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। गुणसूत्रों को अभिरंजित है वो एसिटोकॉर्मिन के द्वारा किया जाता है और इसी से अभिरंजित करके एमिल फिट्स थे, इन्होंने इसे जो गुणसूत्र थे इनको दो भागों में बांटा था, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। पैराजेलिन की बात करें तो इसके द्वारा डीएनए को अभिरंजित कर सकते हैं। जेंस ग्रीन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित किया जा सकता है और क्षारीय फुस्चिन जो होता है इसके द्वारा हम जो केंद्रक होता है उसे अभिरंजित कर सकते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके डीएनए। पैराजेलिन, जेंस ग्रीन माइटोकॉन्ड्रिया और एसिटोकॉर्मिन है वो गुणसूत्रों को अभिरंजित कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 और आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है कोशिका और काइनेसिस का मतलब होता है विभाजन। तो सामान्यतः हम बात करें तो कोशिका विभाजन इसे हम कह सकते हैं, लेकिन साइटो का अर्थ हम कोशिका द्रव्य से भी लगा सकते हैं। कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन जो होता है उसे ही हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे इस ऑप्शंस की हम बात करें तो कोशिका द्रव्य का विभाजन, सेकंड ऑप्शन है केंद्रक का विभाजन, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन और फोर्थ है कोशिका का विभाजन। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक का विभाजन है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। केंद्रक का विभाजन है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और इसके अलावा कोशिका का विभाजन है जिसे हम कह सकते हैं सेल डिवीजन हम कहते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होता है उस क्रिया को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कोशिका विभाजन का प्रकार नहीं है। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन का निम्न में से कौन सा है जो प्रकार नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है समसूत्री विभाजन या इसे हम माइटोसिस कहते हैं। सेकंड है अर्धसूत्री विभाजन या इसे हम मियोसिस कहते हैं। थर्ड है असूत्री विभाजन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर हम सामान्यतः बात करें तो जो निम्न जो जीव होते हैं, आदिम प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें असूत्री विभाजन पाया जाता है। तो कई बुक में आपको कोशिका विभाजन का तीसरा प्रकार भी देखने को मिल जाएगा, असूत्री विभाजन। और सामान्यतः हम बात करें तो ये समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन दो ही प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन जो निम्न स्तरीय जीव होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे जीवाणु में असूत्री विभाजन होता है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि कोशिका विभाजन के सभी प्रकार हैं, समसूत्री विभाजन भी है, अर्धसूत्री विभाजन भी है और असूत्री विभाजन भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस, ऑप्शन फर्स्ट है समसूत्री विभाजन, सेकंड है केंद्रक का विभाजन, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन और फोर्थ है कोशिका का विभाजन। देखो पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका विभाजन को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी डिटेल से हम बात करते हैं। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, सामान्यतः कोई भी कोशिका होती है विभाजित होकर के दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। सामान्यतः इस क्रिया में दो भाग आते हैं, एक तो होता है साइटोकाइनेसिस और दूसरा होता है कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है कोशिका में उसका विभाजन होता है और कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है। तो ये दो क्रिया कोशिका विभाजन में पाई जाती है। कोशिका विभाजन सामान्यतः हम बात करें तो दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो होता है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, जिसे हम समकारी विभाजन भी कहते हैं, यानी कि इससे जो कोशिकाएं बनती हैं वो अपने पैतृक कोशिकाओं के
बिल्कुल समान होती है, यानी कि एकदम से क्लोन होती है। जबकि दूसरा विभाजन होता है मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन। इसमें जो पैतृक कोशिकाओं से जो संतति कोशिकाएं हैं एकदम से डिफरेंट मिलती है, यानी कि इनमें भिन्नता पाई जाती है। कोशिकाओं में क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। एक बार थोड़ा ब्रीफली समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन के विषय में देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन की बात करें तो कोई भी कोशिका है ये विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन की बात करें तो ये सामान्यतः पादपों में जो कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें पाया जाता है, और जो जंतु होते हैं उनमें जनन कोशिकाओं को छोड़ करके सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन है ये केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे मादा के अंदर जनन कोशिका अंडाणु है तो अंडाणु का निर्माण जनन कोशिका के द्वारा होता है। जबकि नर में शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु का निर्माण है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सेल है, इससे दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एक सेल है, इससे चार कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जो कोशिका जो संतति कोशिकाएं बनती हैं ये बिल्कुल ही समान होती है अपने पैतृक कोशिकाओं के। जबकि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं ये बिल्कुल भी समान नहीं होती, यानी कि इनमें भिन्नता पाई जाती है। जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जिन कोशिकाओं का निर्माण होती है वो पैतृक कोशिकाओं के समान नहीं होती, यानी कि इनमें विभिन्नता आ जाती है। और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, तो ये आगे जो कोशिका बनती है उसमें भी 46 ही पाए जाते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। 46 गुणसूत्र अगर पैतृक कोशिका में है और इससे जो कोशिका बनती है तो उसमें आधे आधे गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये हमने सामान्य जानकारी देख ली इनकी। आगे हम इसी सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को एक एक करके, पहले समसूत्री विभाजन फिर अर्धसूत्री विभाजन और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोशिका चक्र क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है। कोशिका चक्र यानी कि सामान्यतः हम बात करें तो कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं हमने देखने को मिलती है। एक तो इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था जिसे हम कहते हैं हिंदी में, और दूसरी है माइटोटिक फेज यानी कि विभाजन अवस्था। सेल डिवीजन कोशिका चक्र में, सेल साइकिल में ये दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। इस इंटरफेज को हम विश्राम की अवस्था भी कह सकते हैं और इसे हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, निर्माण की अवस्था भी इसे कहा जाता है। क्योंकि विभाजन के लिए जितने भी आवश्यक कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य इंटरफेज अवस्था में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जब भी हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो उससे पहले हम उस भवन के लिए नींव तैयार करते हैं। उसी प्रकार से विभाजन के लिए जो नींव तैयार करने का कार्य है वो अंतरावस्था के दौरान होता है, अंतरावस्था के दौरान होता है। तो एक बार हम अंतरावस्था को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके उपनाम आपको ध्यान में रखने, इसे प्रिपरेटरी फेज या निर्माण की अवस्था भी कहते हैं, इसे विश्राम अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो इसे तीन भागों में बांटते हैं। पहली आती है जीवन अवस्था जिसे हम ग्रोथ फेज फर्स्ट भी कहते हैं, और इसे वर्दी अवस्था प्रथम, वर्दी प्रावस्था प्रथम भी कहा जाता है। वर्दी अवस्था प्रथम में होता क्या, तो इसमें जितने भी डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों का संश्लेषण है वो इस अवस्था में होता है। इसके अलावा प्रोटीन का निर्माण है वो इस अवस्था में होता है, आरएनए का निर्माण है वो इस अवस्था में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जीवन अवस्था जिसे हम वर्दी प्रावस्था फर्स्ट कहते हैं, इसमें एंजाइमों का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है और आरएनए का संश्लेषण होता है। इसके बाद में दूसरी अवस्था आती है एस अवस्था जिसे हम संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं या सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। संश्लेषित अवस्था या संश्लेषण अवस्था भी इसे कहा जाता है। इस अवस्था में हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाता है। डीएनए का संश्लेषण है वो इसी अवस्था में होता है। डीएनए का संश्लेषण है वो इसी अवस्था में होता है। तो ये इसको ध्यान में रखना कि एस प्रावस्था जो होती है उसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। इसके बाद में आती है G2 प्रावस्था।
G2 प्रावस्था में भी हम बात करें तो सेम वर्दी प्रावस्था जो फर्स्ट होती है उसी प्रकार से ग्रोथ फेज सेकंड या वर्दी प्रावस्था, इसे हम सेकंड कह सकते हैं। इसमें भी प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके अलावा हम बात करें तो आरएनए का निर्माण होता है और एंजाइम्स जो होते हैं उनका निर्माण होता है। विशेषकर यहाँ पर जो प्रोटीन बनती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, उसका निर्माण इस अवस्था में होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो अंतरावस्था होती है इसे सामान्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं और ये 3 भाग कौन से हैं? पहला है जीवन प्रावस्था जिसे हम वर्दी प्रावस्था फर्स्ट भी कहते हैं, और दूसरा होता है एस प्रावस्था या इसे हम सिंथेसिस प्रावस्था भी कहते हैं, और तीसरी है G2 प्रावस्था। एस जीवन प्रावस्था में जितने भी एंजाइम्स हैं आरएनए है, प्रोटीन है, उनका संश्लेषण होता है। G2 प्रावस्था में है, इसमें भी डीएनए आरएनए प्रोटीन आरएनए एंजाइम्स इनका संश्लेषण होता है। जबकि एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए का निर्माण। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ग्रोथ फेज फर्स्ट में प्रिपरेशन फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए संश्लेषण के लिए जितने भी आवश्यक एंजाइम होता है उनका संश्लेषण इसके द्वारा होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पर डीएनए का निर्माण होता है। और प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस यानी कि ग्रोथ फेज सेकंड में माइटोसिस विभाजन के लिए जितने भी आवश्यक प्रोटीन्स हैं उनका निर्माण है वो G2 प्रावस्था में होता है। एक प्रावस्था वो अंतरावस्था में आती है G0 प्रावस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर कोई भी कोशिका है अगर रेस्टिंग अवस्था में आ जाए यानी कि उसका विभाजन है वो रुक जाए, कोई भी कोशिका है उसका विभाजन अगर रुक जाए तो वो किस अवस्था में चली जाएगी? G0 अवस्था में चली जाएगी, यानी कि उसमें कभी भी विभाजन नहीं होगा। और इसी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कोशिका आगे विभाजन करेगी और कौन सी नहीं करेगी। जो कोशिका G0 अवस्था पार कर लेती है यानी कि जीवन प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है तो उसमें विभाजन आगे निश्चित रूप से होगा, और जिसमें G0 अवस्था पार नहीं होती या जीवन अवस्था तक नहीं पहुंच पाती उसमें विभाजन नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल हम हमारे अंदर भी देख सकते हैं। जो तंत्रिका कोशिका है जो जब हमारा जन्म हुआ था उस समय भी वैसी ही थी, और इसकी लंबाई जरूर बढ़ी है लेकिन इसमें विभाजन कभी भी नहीं हुआ। जितनी कोशिकाएं उस समय थी उतनी कोशिकाएं अब हैं। तो ये ध्यान में रखना है। G0 अवस्था का उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमने अंतरावस्था जो फेज है इसके विषय में देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी जो सेल साइकिल के अंदर प्रावस्था आती है वो है एम फेज। एम फेज बात करें तो इसे हम विभाजन अवस्था भी कहते हैं, विभाजन अवस्था। और इसमें हम बात करें तो 4 अवस्थाएं आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी कि पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और इसे हम कहते हैं अंत्यावस्था। ये 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं जिसके माध्यम से केंद्र का विभाजन होता है। और ये चक्र जो होता है ये कंप्लीटली इसी प्रकार से चलता रहता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। तो यहाँ पर भी हम इसको समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर ये एम प्रावस्था हो गई और ये इंटरफेज अवस्था। G0 रेस्टिंग अवस्था होती है जो जीवन पार कर लेती है, जीवन तक अगर पहुंच जाती है तो वो कोशिका आगे निश्चित रूप से क्या करेगी? विभाजन करेगी। अगर G0 आ जाती है तो वो रेस्टिंग अवस्था हो जाएगी, वो विभाजन कभी भी नहीं करेगी। ऐसा अवस्था में डीएनए का संश्लेषण, जी में माइटोटिक यानी कि विभाजन के लिए आवश्यक एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका संश्लेषण होता है। और एम प्रावस्था में अंततः कोशिका विभाजित हो जाती है। अब हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। ये अभी हमने कोशिका साइकिल यानी कि सेल साइकिल के विषय में देख लिया है। अब समसूत्री विभाजन वो किस प्रकार से होता है? समसूत्री विभाजन देखो, सम मतलब होता है सम्मान। ऐसा विभाजन जिसमें संतति कोशिकाएं हैं वो पैतृक कोशिकाओं के समान ही बनती हैं, वो समसूत्री विभाजन हो जाएगा। सामान्य जब हम विभाजन से पूर्व कोशिका देखते हैं तो इस प्रकार से हमें नजर आती है। जो इसमें धागेनुमा जो संरचना आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं, जो जाल के रूप में इसमें बिखरा रहता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रियोल्स है यानी कि तारकाएं है। जब ये प्रोफेज अवस्था यानी कि पूर्वावस्था में प्रवेश करती है तो उस समय ये जो क्रोमेटिन पदार्थ हैं ये संघनित होकर के निर्जलीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप संघनित होकर के ये क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं यानी गुणसूत्र में बदल जाते हैं। ये जो आपको मोटे मोटे यहाँ पर जो नज़र आ रही हैं
ये वाली जो संरचना आपको नजर आ रही है क्या है, गुणसूत्र हैं। इसके अलावा प्रोफेज में कौन सी क्रियाएं होती हैं, एक बार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। पहला तो इसमें गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। दूसरा, इसमें तारककाय का विभाजन होता है, तारककाय विभाजित हो जाता है। देखो यहाँ पर तारककाय एक था, यहाँ पर विभाजित होकर के दो बन गए और दोनों ही ध्रुवों पर चले जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर तर्कु तंतुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, तर्कु तंतुओं का निर्माण है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो केंद्रक कला है और केंद्रिका है, केंद्र कला और केंद्रिका है, ये लुप्त होने लगती हैं। ये क्रियाएं जो होती हैं ये प्रोफेज या इसे हम पूर्व अवस्था भी कहते हैं, पूर्व अवस्था में ये क्रियाएं होती हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्व अवस्था के अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो गुणसूत्र में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं, तारककाय विभाजित होकर के ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, तर्कु तंतुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त होने लगते हैं। ये क्रियाएं है वो प्रोफेज अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें मेटाफेज अवस्था। प्रोफेज के बाद में आती है मेटाफेज अवस्था। तो मेटाफेज अवस्था में जितने भी गुणसूत्र होते हैं ये मध्यवर्ती प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि मध्यवर्ती प्लेट का निर्माण यहाँ पर होता है। जितने भी गुणसूत्र हैं वो मध्यवर्ती प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तर्कु तंतुओं का निर्माण कंप्लीट हो जाता है और गुणसूत्र का काइनेटोकोर यानी कि सेंट्रोसोम का जो भाग होता है, काइनेटोकोर सेंट्रोमियर का काइनेटोकोर भाग होता है, जहाँ से ये तर्कु तंतु जुड़े रहते हैं, उसी के द्वारा यहाँ पर जुड़ जाते हैं और दोनों ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार की संरचना वो हमें मेटाफेज के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं ये ध्रुवों की ओर खींचे चले जाते हैं, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ध्रुवों पर जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी खींचे चले जाते हैं ध्रुवों की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्रिया होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन है वो कौन सी अवस्था में किया जाता है, तो एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो यह आपको ध्यान में रखना। एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का विभाजन होता है, विभाजन होने से गुणसूत्र वो डबल हो जाते हैं और इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं, और इसी अवस्था में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन है वो किया जाता है। फिर आती है टेलोफेज अवस्था। टेलोफेज अवस्था में ये गुणसूत्र हैं ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं दोनों, और आप देख सकते हैं, और इसमें जो केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली है, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली है, ये पुनः प्रकट हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ओर, और इस प्रकार से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार से वो समसूत्री विभाजन वो होता है। इसके बाद में हम बात करें तो साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और साइटोकाइनेसिस में होता क्या है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में डिफरेंट प्रकार से होता है। पादप कोशिकाओं में तो क्या होता है कि कोशिका पट का निर्माण होता है, यानी कि जो कोशिका होती है इस प्रकार की कोशिका है उसमें मध्य में पट बन जाता है, ये पट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और अंततः एक कोशिका ये बन जाती है, एक ये बन जाती है। ये तो होता है पादप कोशिका में, जिसे हम कहते हैं कोशिका पट विधि के द्वारा। और जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो ये कोशिका है और ये आगे क्या करती है, इस प्रकार से अंदर की ओर ये खांच सी बन जाती है। इस प्रकार से ये खांच अंदर की ओर बढ़ती चली जाती है, एक कोशिका ये बन जाती है, एक ये बन जाती है। जंतु कोशिका में खांच विधि द्वारा साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रकार से ये हो गया आपका समसूत्री विभाजन। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन वो किस प्रकार से होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। हम फर्स्ट की बात करते हैं अभी। इसमें सेम वैसी प्रोसेस है, सिर्फ डिफरेंस आपको मिलता है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, जो कि बहुत ही जटिल अवस्था में होती है। ये इस अवस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं सामान्यतः क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं, सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाता शुरू हो जाता है, और जो क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं वो क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। और इसके आगे जो प्रोफेज अवस्था है इसे हम 5 अवस्थाओं में बांटते हैं, 5 उप प्रावस्थाओं में बांटते हैं। 5 उप प्रावस्थाएं कौन सी, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है ये, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। 5 प्रावस्थाएं होती हैं। पहली है लेप्टोटिन, दूसरी है जाइगोटिन, थर्ड है पेकिटिन, फोर्थ है डिप्लोटिन और
लास्ट हो जाएगी डाइकाइनेसिस। तो फर्स्ट जो लेप्टोटीन प्रावस्था है, इसमें क्या होता है कि लेप्टोटीन प्रावस्था में जितने भी गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो संघनित होकर के मतलब मोटे मोटे दिखाई देने लग जाते हैं और इसमें गुलदस्ते जैसी अवस्था ही हमें देखने को मिलती है लेप्टोटीन अवस्था में। जबकि जाइगोटीन की बात करें तो जाइगोटीन अवस्था में सिनेप्स का निर्माण होता है, यानी कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं वो पास पास आकर के जोड़े बना लेते हैं, पास पास आकर के जोड़े बना लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला है, ये रेड वाला, ये पास पास आकर के क्या करते हैं, स्नेप्स की क्रिया होती है, समजात गुणसूत्र पास पास आकर के जोड़े बना लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सिनेप्स की क्रिया है प्रोफेज की कौन सी अवस्था में होती है, तो ये हम कौन सी अवस्था में होती है, जाइगोटीन अवस्था में होती है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में आती है पेकिटीन अवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पेकिटीन अवस्था के अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्रीय पदार्थ हैं उसका आदान प्रदान होता है इसी अवस्था में। किस प्रकार से होता है एक बार हम उसे समझ लेते हैं। पेकिटीन अवस्था में क्या होता है, जैसे इस प्रकार से ये गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र ये है, इस ग्रीन वाला का ये पार्ट टूट करके ये येलो वाले से जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट टूट करके ये किसके, येलो वाले से जुड़ जाएगा, येलो वाला ग्रीन वाले से जुड़ जाएगा। अब इसी को हम आगे समझ लेते हैं। देखो इस प्रकार की संरचना बन जाएगी इसमें, जैसे यहाँ पर मैं ग्रीन वाला बना देता हूँ, ये इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, यानी कि जो आपस में जो जीन होता है उसका ट्रांसफर कर लेते हैं और इसी कारण इस क्रिया को हम जीन विनिमय भी कहते हैं। जीन का आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं। जीन होता क्या है, जीन क्या होता है, डीएनए का जो क्रियात्मक खंड वही जीन होता है और इस जीन का आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर इसे कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर इसे हम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया है वो अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में होती है, तो पेकिटीन अवस्था में होती है। और वैसे प्रोफेज फेस्ट की पेकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की या जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद में आती है डिप्लोटीन अवस्था। अब देखो इसके बाद में गुणसूत्र आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद में ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से एक अक्षनुमा संरचना बन जाती है। ये देखो ये वाली जो संरचना, ये अक्षनुमा इस प्रकार की अक्ष के समान संरचना बन जाती है। इस संरचना को हम कहते हैं काइजमेटा, इसे काइजमेटा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि काइजमेटा का निर्माण किस में होता है, तो डिप्लोटीन अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है। इसमें इतना ज़्यादा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। काइजमेटा का निर्माण है डिप्लोटीन अवस्था में होता है। फिर आता है डाइकाइनेसिस की अवस्था। डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि ये जो काइजमेटा है ये लुप्त होने लगता है, यानी कि इसका उपांती भवन होता है, उपांती भवन होता है। दोनों गुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं और इनमें अलग होने के बाद हम देखते हैं तो इनमें गुणसूत्रों में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से प्रोफेज फर्स्ट की जो अवस्था है वो कंप्लीट होती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एक बार फिर से बता देता हूँ कि लेप्टोटीन अवस्था में इतना ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, समजात गुणसूत्र आपस में पास पास आकर के सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, यानी कि सिनेप्स की क्रिया होती है। पेकिटीन अवस्था में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है और डिप्लोटीन अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है। डाइकाइनेसिस में काइजमेटा का उपांती भरण होता है, यानी उपांती भवन होता है, काइजमेटा नष्ट हो जाता है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है वो बहुत ही जटिल अवस्था यहाँ पर कंप्लीट होती है। मेटाफेज सेम उसी प्रकार के, मेटाफेज अवस्था में जितने भी गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये मध्यवर्ती प्लेट पर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। ये सेंट्रियोल्स हैं, दोनों ध्रुवों पर व्यवस्थित रहते हैं और इनसे तर्कुतंतु
सॉरी तर्कुतंतु निकल करके और ये जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उसके काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाता है एनाफेज फेस्ट में। देखो सामान्यतः हमने पीछे बात की थी समसूत्री विभाजन में एनाफेज में क्या होता है, विभाजन होता है, लेकिन एनाफेज फेस्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट की एनाफेज फेस्ट में विभाजन न होकर के गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, पृथक्करण होता है, जिससे गुणसूत्र क्या होते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन की फेस्ट की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, तो एनाफेज फेस्ट अवस्था में क्या हो जाते हैं, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। अगर 46 है तो वो 23 हो जाएंगे, यहाँ पर आकर के 23 इस तरफ आ जाएंगे, 23 गुणसूत्र इस तरफ आ जाएंगे। तो पृथक्करण की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, विभाजन यहाँ पर नहीं होता। यही आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, एनाफेज फर्स्ट अवस्था में होती है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ये आपको एनाफेज से संबंधित ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आता है टीलोफेज फेस्ट। टीलोफेज फेस्ट में क्या होता है, जो प्रोफेज डाइकाइनेसिस की अवस्था हुई थी प्रोफेज फेस्ट की, उसमें क्या होता है, केंद्रिका और जो केंद्रक झिल्ली होती है वो लुप्त हो जाती है, वो वापस यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है टीलोफेज फेस्ट के अंदर। और फिर क्या हो जाता है, जो गुणसूत्र होते हैं ये ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं, उसके चारों ओर झिल्ले का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। और 2 केंद्रकों का निर्माण होने के बाद यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की क्रिया जो होती है ये क्या होती है, एक साथ में ही होती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बाद में। तो अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम साथ में देखो, जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है इसे हम न्यूनकारी विभाजन भी कह सकते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। रिडक्शनरी डिवीजन भी इसे कहा जाता है, न्यूनकारी विभाजन। यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। इंटरफेज अवस्था है, फिर क्या होता है, प्रोफेज आती है, प्रोफेज के बाद में मेटाफेज, मेटाफेज के बाद में एनाफेज, एनाफेज के बाद में क्या होता है, ये कोशिका, ये कोशिका, और ये हम अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। 2 कोशिकाएं बन गई, इन 2 कोशिकाओं का फिर से यहाँ पर समसूत्री विभाजन की, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। सेकंड के बाद में 2 कोशिका यहाँ पर बन गई, 2 कोशिका यहाँ पर बन गई, और इस प्रकार से एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो जाता है। तो शायद आपको अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट सेकंड दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है ये थोड़ा जटिल प्रकार का, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो सेम टू सेम समसूत्री विभाजन के जैसा ही है। अब हम इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। आज का वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इसमें मैंने शामिल किए हैं। निम्न में से कौन से विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर के 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है? ऑप्शन फर्स्ट है समसूत्री विभाजन, सेकंड है अर्धसूत्री विभाजन, थर्ड है असूत्री विभाजन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो असूत्री विभाजन भी क्या करती है, 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, लेकिन असूत्री विभाजन का एक प्रकार ऐसा होता है मल्टीफ्यूजन जिसे हम कहते हैं, उसमें 1 से अधिक कोशिकाएं भी बनती हैं, तो इस कारण ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर राइट हो जाएगा। समसूत्री विभाजन या फिर हम माइटोसिस जो होता है इसमें 1 कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? कौन सी ऑप्शन है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है शुक्राणु, सेकंड है तंत्रिका कोशिका, थर्ड है अंडाणु और फोर्थ है ए व सी दोनों। देखो तंत्रिका कोशिकाओं में तो विभाजन होता ही नहीं, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही क्या होती हैं, ये नर जनन कोशिका है और ये मादा जनन कोशिका है। और जनन कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसका ऑप्शन है वो फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए व सी दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। मानव में निम्न में से किसमें गुणसूत्र संख्या 46 यानी कि 46 होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से किसमें गुणसूत्र संख्या 46 होती है? ऑप्शन फर्स्ट है शुक्राणु, सेकंड है युग्मनज यानी कि जाइगोट, थर्ड है अंडाणु और फोर्थ है सभी। देखो शुक्राणु जनन कोशिका इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु जनन कोशिका इसमें 23 होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं और 23 कितने हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि युग्मनज जो होता है इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, समसूत्री विभाजन की खोज वो किसके द्वारा की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि समसूत्री विभाजन या माइटोसिस जो होता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है फ्लेमिंग, सेकंड है फॉर्मर व मूरे, थर्ड है रॉबर्ट हुक, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग के द्वारा समसूत्री विभाजन की खोज की गई थी। जबकि अर्धसूत्री विभाजन की खोज है वो फॉर्मर व मूरे के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की खोज है वो की गई थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन की खोज वो किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है फ्लेमिंग, सेकंड है फॉर्मर व मूरे, थर्ड है रॉबर्ट हुक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन तो फ्लेमिंग ने खोज की थी, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की खोज है वो फॉर्मर व मूरे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है यानी कि द्विगुणित है, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट है 2n यानी कि द्विगुणित, सेकंड है अगुणित यानी कि n, थर्ड है 3n यानी कि त्रिगुणित और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो समसूत्री विभाजन में तो कोई द्विगुणित कोशिका है वो द्विगुणित कोशिका में ही रह जाती है, यानी 46 गुणसूत्र है तो 46 ही रहेंगे। जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें द्विगुणित कोशिका है वो अगुणित में चेंज हो जाती है, यानी कि 46 गुणसूत्र है वो 23 में बदल जाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो द्विगुणित कोशिका वो अगुणित में चेंज हो जाएगी। त्रिगुणित की बात करें तो सामान्यतः जो हमारी पादप कोशिका है जिसमें भी हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो भ्रूण कोष है, भ्रूणपोष की जो कोशिका होती है वो त्रिगुणित होती है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। तो हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच जाते हैं, वो भी इसी वीडियो में हम देख लेंगे। निम्न में से कौन सी समसूत्री विभाजन की प्रावस्था नहीं है। नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सी प्रावस्था जो समसूत्री विभाजन की नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है जाइगोटिन और फोर्थ है एनाफेज। देखो इसके लिए एक ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पी मैट याद कर सकते हैं, जिससे आपको समसूत्री विभाजन की प्रावस्था का जो क्रम है वो भी याद हो जाएगा और चारों प्रावस्थाएं भी याद हो जाएंगी। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज और टी से टीलोफेज हो जाएगा। तो इसमें देखो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज नहीं है और इसके स्थान पर जाइगोटिन दे रखी है। जाइगोटिन जो है ये हमारे अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की उप प्रावस्था है। तो जाइगोटिन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंतर्गत आती है, ये हमारे समसूत्री विभाजन की प्रावस्था नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 नंबर का क्वेश्चन है। समसूत्री विभाजन का अंतिम चरण है, समसूत्री विभाजन का लास्ट चरण कौन सा है, लास्ट प्रावस्था कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है टीलोफेज और फोर्थ है एनाफेज। वही फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर सकते हैं, पी मैट, लास्ट में टी आ रहा, टी फॉर टीलोफेज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक लुप्त हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक लुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है टीलोफेज और फोर्थ है एनाफेज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक और अन्य जितने भी कोशिकांग हैं वो लुप्त हो जाते हैं। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मध्यवर्ती प्लेट पर व्यवस्थित हो जाती हैं और एनाफेज अवस्था में जो समसूत्री विभाजन है उसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनका क्या विभाजन होता है, जिसके कारण वो डबल हो जाते हैं। टीलोफेज अवस्था में केंद्रिक और केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक ये क्या हो जाते हैं, पुनः प्रकट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103,
निम्न में से कौन सी अवस्था में गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट पर स्थित होती हैं? कौन सी अवस्था है जिसमें गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट पर स्थित होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है टेलोफेज और फोर्थ है एनाफेज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मेटाफेज अवस्था में मेटाफेजिक प्लेट बनती है, यानी मध्यवर्ती पट्टिका बनती है जिसके ऊपर गुणसूत्र मध्य में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से कौन सी अवस्था में गुणसूत्र का विभाजन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सी अवस्था में गुणसूत्र का विभाजन होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है टेलोफेज और फोर्थ है एनाफेज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, एनाफेज, यानी कि पश्चावस्था में गुणसूत्रों का विभाजन होता है। जबकि जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो पश्चावस्था या एनाफेज फर्स्ट जो होती है उसमें गुणसूत्र का विभाजन न होकर के पृथक्करण होता है, जिसके कारण गुणसूत्र हैं वो आधे रह जाती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से किस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है टेलोफेज, फोर्थ है एनाफेज। तो गुणसूत्र का विभाजन कौन सी अवस्था में होता है? एनाफेज अवस्था में होता है। तो जाहिर सी बात है कि एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र का विभाजन होता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। आंसर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। दो विभाजन के मध्य की अवस्था किसे कहते हैं? यानी कि जब दो विभाजन होते हैं उनके मध्य की जो विश्राम अवस्था मान लीजिए या निर्माणकारी अवस्था मान लीजिए, किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है साइटोकाइनेसिस, सेकंड है कैरियोकाइनेसिस, थर्ड है इंटरफेज, फोर्थ है माइटोसिस। इंटरफेज को ही हम कहते हैं अंतरावस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इंटरफेज या अंतरावस्था है वो दो विभाजन के मध्य की विश्राम अवस्था बोल दीजिए या निर्माणकारी अवस्था भी इसे हम कहते हैं, जिसके वो तीन भागों में बांटते हैं। G1 प्रावस्था, जिसे हम वर्दी प्रावस्था फर्स्ट कहते हैं, S प्रावस्था यानी सिंथेसिस फेज, और थर्ड हो जाएगा G2 प्रावस्था। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कोशिका द्रव्य का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक द्रव्य का विभाजन या केंद्रक का विभाजन, और डी माइटोसिस यानी कि जो समसूत्र विभाजन है उसे हम माइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। अंतरावस्था की अवस्थाएं हैं। अंतरावस्था में कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्रथम वर्दी अवस्था, जिसे हम G1 भी कहते हैं, द्वितीय वर्दी अवस्था जिसे हम G2 कहते हैं, और थर्ड है संश्लेषण अवस्था जिसे हम S कहते हैं। देखो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, अंतरावस्था की अवस्थाएं नहीं है। निम्न में से कौन सी अंतरावस्था की अवस्थाएं नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है G1, सेकंड है G2, थर्ड है S। तो यहाँ पर पेकेटिन जो अवस्था है ये अंतरावस्था की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। डीएनए का संश्लेषण निम्न में से किस अवस्था में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रथम वर्दी अवस्था यानी कि G1, द्वितीय वर्दी अवस्था यानी G2, और थर्ड है संश्लेषण अवस्था यानी कि S, और फोर्थ है पेकिटिन। तो डीएनए का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। संश्लेषण अवस्था है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का संश्लेषण है वो संश्लेषित अवस्था में या संश्लेषण अवस्था में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। कौन सी अवस्था में कोशिका विभाजन रुक जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी अवस्था में कोशिका विभाजन रुक जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रथम वर्दी अवस्था, सेकंड है द्वितीय वर्दी अवस्था, थर्ड है संश्लेषण अवस्था, और फोर्थ है G0 अवस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कोई भी अवस्था जब G0 में आ जाती है इसका मतलब वो कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करेगी। और इस प्रकार की हमारे शरीर में कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। निम्न में से किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली
और केंद्रिक पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो यह भी मैंने आपको बताया है कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक पुनः प्रकट कौन सी अवस्था में हो जाते हैं, तो टीलोफेज अवस्था है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रक पुनः प्रकट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। निम्न में से किसके बाद गुणसूत्र की संख्या आदि, ये आदि वो है, निम्न में से किसके बाद, कौन सी अवस्था के बाद गुणसूत्र की संख्या आदि हो जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है मेटाफेज, सेकंड है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, लिख दीजिए यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट, और सेकंड है एनाफेज सेकंड। देखो यहाँ पर अगर एनाफेज फर्स्ट नहीं दे रखा हो तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो जाए, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, ना कि विभाजन। सामान्यतः समसूत्री विभाजन में विभाजन होता है एनाफेज के अंदर, लेकिन एनाफेज फर्स्ट जो कि अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था है उसमें गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, जिसके कारण गुणसूत्र 46 हो तो 23 रह जाएंगे, यानी कि 2n से अगुणित हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं? तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, न्यूनकारी विभाजन किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, सेकंड ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है समसूत्री विभाजन, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट के अंदर है वो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इस कारण इसे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती है? निम्न में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती है? ऑप्शन फर्स्ट है तंत्रिका कोशिका, सेकंड है यकृत कोशिका, थर्ड है त्वचा कोशिका, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, देखो अभी मैंने आपको बताया था तंत्रिका कोशिका जो होती है ये G0 अवस्था में रुक जाती है, इस कारण से ये कभी भी विभाजित नहीं होती है। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय जितनी संख्या होती है उतनी संख्या वयस्क व्यक्ति में पाई जाती है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, लेकिन इसमें विभाजन है वो नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्न में से किसके पास राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है? यानी खुद का राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है किसके पास निम्न में से? तो ये कोशिकांग से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है लवक, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है केंद्रक, और फोर्थ है सभी। देखो लवक में भी राइबोसोम पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, इसी कारण से दोनों को हम अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है। केंद्रक में सामान्यतः हमने बात की है कि केंद्रक में रेप्लिकेशन वगैरह ट्रांसलेशन वगैरह की क्रिया होती है, यानी कि इसमें डीएनए और राइबोसोम दोनों होते ही हैं केंद्रक में, तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, यानी कि तीनों में होते हैं। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक इन तीनों में ही राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीट की दृष्टि से हम देखें, अन्य एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट की हम बात करें तो नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आलोक कुमार, सेकंड है अरुण कुमार, थर्ड है रॉबर्ट हुक, और फोर्थ है रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अरुण कुमार जो हैं ये भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हैं, जबकि वैसे हम बात करें कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के जनक है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन फर्स्ट है जाइगोटिन समजात गुणसूत्र जोड़ों में व्यवस्थित होती हैं, पैकेटिन जीन विनिमय की क्रिया होती है, डिप्लोटिन काइजमेटा का निर्माण होता है, डाइकाइनेसिस गुणसूत्र विभाजन होता है। यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में जो उपअवस्थाएं पाई जाती है 5, उनको यहाँ पर दे रखा है और उनमें होने वाली क्रिया है वो आगे इनके दे रखी है, उसका असत्य कथन हमें देखना है। तो जाइगोटिन अवस्था में जो समजात गुणसूत्र हैं वो जोड़े बनाते हैं, बिल्कुल राइट है ये,
पेकिटिन अवस्था में जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, ये भी सही है। डिप्लोटिन अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है, ये भी सही है। डाइकाइनेसिस में गुणसूत्र का विभाजन, ये रोंग है क्योंकि डाइकाइनेसिस में गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है, काइजमेटा का उपांती भवन होता है। गुणसूत्र का विभाजन तो एनाफेज सेकंड में होगा, फर्स्ट में पृथक्करण होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमने साइटोलॉजी से टोटल 117 क्वेश्चन देख लिए हैं, साथ में हमने टॉपिक भी डिस्कस किया है और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीछे एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे आने की संभावना है, वो सभी भी देख लिए हैं। थ्योरी भी साथ में देखी है और जितने भी ऑप्शंस हैं वो भी हमने साथ में डिस्कस किए हैं। तो इस प्रकार से आपके लगभग 400 से 500 क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। इससे बाहर आपको साइटोलॉजी से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपने ये 5 वीडियो हैं टोटल अच्छे से देख लिए तो आपकी साइटोलॉजी कवर हो जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे जिसमें साथ में ही क्वेश्चन और साथ में टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।